चलो स्टार्ट करते हैं। रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन होता क्या है, कोई बताए भाई, डेफिनेशन बोलो जल्दी से। वेन एवर एनी लाइट रे, लिखो जल्दी, लिखो जल्दी लिखो। जल्दी लिखिए। वेन एवर एनी लाइट रे, वेन एवर एनी लाइट रे passes, whenever any light ray passes from one medium to another medium, whenever any light ray passes from one medium to another medium, then it deviates from its original path. It deviates from its original path, ठीक है ना। This phenomena is called refraction. This phenomena is called refraction, ठीक। अब जरा ध्यान से सुनना सभी लोग। इधर देखो बेटा, यहाँ पे एक लाइट थी, ऐसे जा रही थी, जाना था इसको कुछ यहाँ पे ऐसे, लेकिन ये नॉर्मल की तरफ बेंट हो गई। ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार ऐसा होगा, ये दूर भी जा सकती है। अभी हम लोग फिगर बनाएंगे ऐसा। तो यहाँ पे मैं कहना क्या चाहता हूँ, सीधी सीधी डेफिनेशन यही है। वेन एवर एनी लाइट रे पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इट डेविएट्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, ठीक है। ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। यहाँ पे जो एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल जो होता था, ये नॉर्मल है, और ये है रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है ना। ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये है रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, ये है इंसिडेंट रे। और बेटा जो ये एंगल बना ना हमारे पास, ये एंगल, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। ये क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक। इसको डेल्टा को लिखेंगे कैसे, इस केस में होगा I माइनस आर। क्यों, जरा ध्यान सुनना बेटा। ये I था, ये पूरा I होगा, ये R हो गया, तो यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है। अब ये देखो कब यहाँ पे नॉर्मल की तरफ डेविएट होगा। तो बेटा एक बात सुनो, ऐसा क्यों होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आपको जान लो, मीडियम 1 है तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, अभी हम लोग पढ़ेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिफाइन करेंगे कौन सा मीडियम हमारे लिए ऑप्टिकल डेंसर है और कौन सा रेयरर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐसा मीडियम है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ1 है, और यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, और ये μ2 जो है डेंसर मीडियम है, ठीक है ना। μ2 कैसा है, μ2 इज ग्रेटर देन μ1। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है वो डेंसर मीडियम है, जिसका कम है वो रेयरर मीडियम है। तो ये डेंसर मीडियम हो जाएगा, डेंसर मीडियम, और यहाँ पे ये कैसा हो जाएगा, रेयरर मीडियम, ठीक है ना। तो अब हम लोग यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे। क्या इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहेगी वो, वेन एवर लाइट रे पासेस फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, इट शिफ्ट टूवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है ना। और इसके जस्ट अपोजिट कौन सा होने वाला है, जो मैं फिगर बनाऊंगा उसमें जो फिगर बनेगा, वेन एवर लाइट रे पासेस फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, लाइक दिस। जैसे अब हम लोग ये फिगर बनाने जा रहे हैं, तो ये वाला दूसरा फिगर होगा। ध्यान सुनना बेटा, ये देखो, ये एंगल आर बड़ा हो जाएगा, ये एंगल आई छोटा रहेगा, ठीक है। और ये एंगल ऑफ डेविएशन यही रहेगा,
जिसकी वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी, यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू हो जाएगी r माइनस आई, यहाँ पे r माइनस आई हो जाएगा, ठीक है। और ये कौन सा मीडियम है, ये μ1 है, ये μ2 है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया है, ये डेंसर मीडियम है। कहाँ पे, DSER डेंसर मीडियम, और ये है रेयरर मीडियम, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं ना कि लाइट रे पासेस फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, देन इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और वेन एवर लाइट रे पासेस फ्रॉम रेयरर टू डेंसर इट विल मूव टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने रिफ्रैक्शन का केवल फिगर वो देखा था, डेफिनेशन, वहाँ पे एक केस फर्स्ट लिख लेना, वेन एवर लाइट रे पासेस फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, और ये फिगर पूरा बना लेना, ठीक है। और दूसरा केस क्या लिखोगे, वेन एवर लाइट रे पासेस फ्रॉम डेंसर टू रेयरर इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बताई हैं कि ये μ1 है, ये μ2 है, एंगल ऑफ डेविएशन यहाँ पे ये हो जाएगा, वो सारी चीज़ें लिख लेना। तो नोट करो जल्दी से। स्नेल्स लॉ, SNELL, फर्स्ट ऑफ S, स्नेल्स लॉ, हेडिंग डालो रे, ध्यान सुनना, देखो भाई स्नेल्स लॉ क्या होता है, देखो भाई ये है, ध्यान सुनो, स्नेल्स लॉ में देखेंगे, it is defined as the ratio whenever any light ray passes from one medium to another medium, then it is defined as the ratio of sine of incidence angle upon sine of refracted angle is equal to constant, and this constant is written as this। देखो आपने 10th में क्या पढ़ा होगा, सिर्फ और सिर्फ म्यू पढ़ा होगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है ना। हम लोग ये लिखेंगे 1 से 2 या 2 से 1, जो भी चीज़ हो रही होती है। कैसे, अगर यहाँ पे ध्यान से सुनना, वेन एवर एनी लाइट रे पासेस फ्रॉम दिस मीडियम टू दिस मीडियम, I R मीडियम 1 मीडियम 2 हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2, तो बेटा देखो ध्यान से, ये कैसे लिखते हैं, ये लिखते हैं इफ लाइट रे इज ट्रेवलिंग फ्रॉम 1 मीडियम टू 2 देन वी विल राइट हियर 1 to 2, और अगर ये लाइट रे क्या होती 2 से 1 की तरफ जा रही होती तो हम लोग क्या लिखते हैं 2 μ1। आ रही बात समझ में, नहीं आ रही। अब एक बात समझना जरा सा, जब हम लोग ये लिख सकते हैं, कैसे लिखा सर, ये जिस मीडियम से चल रही होती है लाइट रे, ये यहाँ पे जिस मीडियम में पहुँच गई है लाइट रे, और इसको हम लोग रखेंगे कैसे, राइट साइड वाले को ऊपर, लेफ्ट साइड वाले को, आई बात समझ में। तो स्नेल्स लॉ लिख लोगे, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल अपॉन साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल इज इक्वल टू कांस्टेंट, एंड दिस कांस्टेंट इज इक्वल टू μ2 बाई μ1, ठीक है ना। लिखो जल्दी से। अब जब आप ये समझ चुके हैं कि ये कांस्टेंट होगा μ2 बाई μ1, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है ना। तो हेडिंग डाल लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, it is the property of the medium, it is the property of the medium which tells with how much speed any light ray can travel in that medium, with how much speed any light ray can travel in that medium, refractive index is defined as the ratio of, नहीं क्या बोला मैंने, it is the property of the medium which tells with how much speed any light ray can travel in this medium, ठीक है। ये तो एक डेफिनेशन हुई फिजिकल सिग्निफिकेंस। मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे इसको, लिखो मैथमेटिकली इट इज डिफाइंड एज
मैथमेटिकली इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, मैथमेटिकली इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर to the speed of light in that medium. लिख सकते हो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, ठीक है, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, यानी म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी, ठीक है। आई बात समझ में? अब इसके बारे में खास बात इट है, मतलब कोई यूनिट नहीं है इसकी, है ना, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस, लिखो यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। दूसरी बात, सर म्यू की वैल्यू हर मीडियम के लिए ऑलवेज ग्रेटर देन 1, किसी के लिए भी 1 से कम नहीं होगी, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा किसी मीडियम में चले ऐसा पॉसिबल अभी तक तो फिलहाल हमारे समय में नहीं है, ठीक है ना। एक आध दो मतलब ऐसा बोला गया है कि ऐसी कुछ चीज़ें ढूंढ ली गई हैं जिनमें स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा ट्रेवल हो सकता है, तो जब होगा तब बताया जाएगा, अभी तो फिलहाल ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये बात समझ लो, कैसा है म्यू, यूनिटलेस डायमेंशनलेस, ठीक है। दूसरी बात, ऑलवेज ग्रेटर देन 1 फॉर एनी मीडियम, ठीक है ना, बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम कैन नॉट बी ग्रेटर देन स्पीड ऑफ speed of light in any medium is not greater than speed of vacuum। अबे यार इतना अंग्रेजी मेरी कसम से, सही बोल रहा हूँ ना, ये लोग ज़बरदस्ती बेइज्जती कर रहे हैं मेरी, हाँ विभोर सर से। चलो देखो यहाँ पे क्या हो, मैं बोल रहा हूँ सुनो ध्यान से, किसी भी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट जो है, मतलब जो लाइट की स्पीड है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। आई बात समझ में? ये चीज़ इक्वल हो सकती है, तो जब इक्वल होगी तो वैल्यू 1 हो जाएगी, किसी मीडियम में नहीं होगी यार, एयर में तो होगी। आई बात समझ में? लिख लिया म्यू की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगी, ओके। अब जरा ध्यान से सुनना बेटा, ये तो स्पीड के टर्म्स में था, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिखोगे, whenever any light ray travels from one medium to another medium, frequency of the light remains same, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। whenever वेक्टर है क्या ये म्यू, अरे यार जब इसमें ना यूनिट है ना डायमेंशन है तो ये स्केलर है, क्वांटिटी तो होगी, ठीक है। हाँ फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, यही मैं बोल रहा हूँ। whenever any light ray passes from one medium to another medium, then frequency of the light remains same, frequency of the light remains same, ठीक है। इसी वजह से टाइम पीरियड सेम रहेगा, इसी वजह से क्या होगा, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, अभी बता रहे हैं, ठीक है। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है बच्चे? अब जरा ध्यान सुनना, जो ये कहना चाह रहा हूँ मैं, क्यों ऐसा कहना चाह रहा हूँ, देखो होता क्या है, देखो इधर सपोज कोई वेव है यहाँ पे, ठीक है, कोई वेव है, तो जितने टाइम में, अब यहाँ पे ये रेयरर मीडियम पे था, कैसे है, रेयरर मीडियम, तो पता लगा रेयरर मीडियम में है, तो वो उतने टाइम पे ऐसे पल्स उसने बना लिया किसी पर्टिकुलर टाइम में, क्योंकि स्पीड भी, ओए यार बात नहीं, स्पीड ज़्यादा थी, जितने किसी पर्टिकुलर टाइम में उसने क्या किया, वहाँ से इसने ऐसे बना लिया। अब दूसरे मीडियम में जब डेंसर मीडियम में जाओगे ना, तो क्या होगा, स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है ना, और स्पीड कम हो जाएगी तो क्या होगा, वो उतनी डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर पाए। समझ में आ रही मेरी बात? तो क्या हुआ सर, यहाँ पे देखो जितना एक पल्स जितने टाइम में यहाँ बनेगा उतना ही टाइम में यहाँ पे पल्स बन जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, सेम हो गई, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से सुनना क्या चीजें मैं बोल रहा हूँ, सर फ्रीक्वेंसी कैसा हुआ, फ्रीक्वेंसी है सेम, स्पीड चेंज हो रही ना। अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि सर यहाँ पे है ये μ1 और यहाँ पे है ये μ2, तो आप क्या देखोगे,
दूसरे का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो पहले से आ रही बात समझ में, क्लियर है ना। फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा। स्पीड की बात करें तो सर आपने देखो रिलेशन यहाँ पे ये बताया है, जिसका म्यू ज्यादा उसके लिए v की वैल्यू कम, तो यहाँ पे देखो v कम हो जाएगा, यहाँ ज्यादा, तो ये रिलेशन यहाँ पे ऐसा आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही नहीं बेटा, क्लियर है ना। अब एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है, कौन सा, v = n लैम्डा, पढ़ा था 11th में पढ़ा हुआ है। तो जब आपने पढ़ा हुआ है सर फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं हो रहा, ये तो है कांस्टेंट, ये कैसा है, कांस्टेंट, तो अगर यहाँ पे स्पीड जिसकी ज्यादा होगी उसका वेवलेंथ भी ज्यादा होगा। तो यानी हम लोग कह सकते हैं कि सर जो मीडियम 1 था इसका जो वेवलेंथ है, और हमको फिगर में दिख भी रहा है, हमको फिगर में आ रही बात समझ में, नहीं आ रही, क्लियर है बच्चे, ठीक है, आ रही बात समझ में, ठीक। अब यहाँ पे एक बात तो ये समझ में आ गई, तो एक फॉर्मूला यहाँ पे और बन सकता है, वो कौन सा फॉर्मूला बन सकता है, सर आपने बोला ना स्पीड = फ्रीक्वेंसी × वेवलेंथ होता है। तो अगर मैं इसी जगह पे यहाँ पे इसको बढ़ा दूं और ये लिख सकते हैं क्या, n लैम्डा एयर अपॉन n लैम्डा मीडियम। बोलो बच्चे, n से n कैंसिल हो जाएगा, तो क्या एक हम लोग ये भी लिख सकते हैं ना, म्यू = लैम्डा एयर अपॉन लैम्डा मीडियम। बोलो बात समझ में आ रही नहीं आ रही। तो एक फॉर्मूला ये भी बन गया कि नहीं बन गया, हाँ। एम्पलीट्यूड सेम रह सकता है, एम्पलीट्यूड में कोई चेंज अभी फिलहाल नहीं है। एम्पलीट्यूड बेसिकली क्या करते हैं, एनर्जी को शो करेंगे, किसको, एनर्जी को शो करते हैं। तो जब कभी भी एक लाइट रे दूसरे मीडियम में जाती है तो एनर्जी में भी हल्का सा लॉस होगा, लेकिन हाँ फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। तो फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। अगर एनर्जी में चेंज नहीं होगा तो एम्पलीट्यूड सेम रहेगा। जरा सोचो ना, फ्रीक्वेंसी सेम है। अगर फोटोन के टर्म्स में बात कर रहे हैं, ये सब समझ लो, क्योंकि देखो अभी लाइट क्या होता है, दो तरह के नेचर को शो कर रहा है ना। अगर हम लोग वहाँ पे इस तरह से बात करें कि फोटोन के टर्म में कोई लाइट रे अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी नहीं, यानी जितनी इंसिडेंस एनर्जी की फोटो एनर्जी है उतनी ही रिफ्रैक्टेड की है, तो वहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होते हैं, ठीक है। बेसिकली एम्पलीट्यूड क्या शो करता है, एनर्जी को यहाँ पे शो करेगा। याद करो हम लोगों ने साउंड वेव पढ़ा था, साउंड में जब पढ़ते थे तो जितना ज़्यादा लाउड होता था वो किसको शो करता था, एम्पलीट्यूड को शो करता था। अरे बात समझ में, वेव्स में, है ना। तो बोलो ये आया था समझ में, इसको लिख लो, इसको लिख लीजिए। सबको पता है टेम्परेचर, सर ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम गेट डिक्रीजेस, ठीक है ना। तो यहाँ पे हाँ, तो यहाँ पे स्पीड इंक्रीज हो सकती है। तो एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम गेट डिक्रीजेस। नेक्स्ट लिखिए बेटा, दो टाइप्स के होती हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एक है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लिखो, देयर आर टू टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके। जैसे अब लिखो एब्सोल्यूट में क्या होगा, इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। जैसे वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है कितना होता है, ए म्यू वाटर, इसको लिख सकते हैं ना बेटा, ये लिख सकते हैं ना, मतलब वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर लिख सकते हो ना बच्चे। तो ये क्या है, म्यू विद रिस्पेक्ट, म्यू ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू म्यू ऑफ एयर होता कितना है पता है, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू होती है 4/3, ठीक है, 1.33। अब ग्लास के लिए बात करें तो ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है विद रिस्पेक्ट टू एयर वो होता है विद म्यू ग्लास अपॉन म्यू एयर, वो हो जाता है 3/2, ठीक है। हाँ, आ रही बात समझ में, क्लियर है। तो अब कहोगे सर ये तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिलेटिव का क्या मतलब हुआ, तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम विद रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम, एज लाइक दिस। देखो जैसे अगर तुमसे कोई पूछ ले कि मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास चाहिए विद रिस्पेक्ट टू वाटर,
तो अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू ये नहीं रखेंगे, क्या हो जाएगा सर, म्यू ग्लास अपॉन म्यू वाटर, तो म्यू ग्लास कितना है 1.5, ये है 1 इस तरह से लिख सकते हो, ये है 4/3 नहीं 3/2, ये है 4/3, वी कैन राइट हियर 3/2 इंटू 4 कितना आया, तो ये क्या हो जाएगा, ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। बोलो बच्चे, क्लियर है ना। और ये यहाँ पे क्या होने वाला है, क्लियर है, नोट कर लो। सब कुछ बोल रहा हूँ, पूछने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो अब ये हो गया है। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोकल होता है ना, तो उसी से बना है टर्म कौन सा, हाँ लिखो, चलो लिखो लिखो, प्रिंसिपल ऑफ ठीक है, क्या होगा ये ध्यान से सुनना बेटा। अब जरा एक सिचुएशन को हम लोग देखते हैं। कौन सी सिचुएशन सर, यहाँ पे हम लोग एक सिचुएशन ये देखते हैं कि ये एक रिवर के अंदर मतलब क्या है, पानी है। यहाँ पे देखो बेटा, अरे यार तू तो बस एक लाइन के नीचे पानी है, ये सुन ले, हाँ नहीं तो मेरी अंग्रेजी पे कटाक्ष करने वालों, जनता तुम्हें माफ नहीं करेगी, ठीक है। हैं लीवर में पानी है, टंकी में पानी है। ध्यान सुनो, अब ध्यान सुनो, हो क्या रहा है, कोई लाइट रे बेटा ऐसे जा रही थी, ध्यान सुनना, ठीक है। और जाने के बाद हुआ क्या, ऐसे हुआ, लेकिन आपने नीचे लगा रखा था एक मिरर, नीचे लगा रखा था एक मिरर, और ऐसा सेट किया हुआ था कि जो लाइट रे जा रही थी वो जस्ट परपेंडिकुलरली उस पे गया लाइट रे, ठीक है। तो होगा क्या, ध्यान से सुनना बेटा, ये लाइट रे ऐसे जा रही थी, लेकिन हुआ क्या, ये लाइट रे सेम उसी पाथ पे फिर से, बोलो ऐसा आया नहीं आया, क्लियर है। तो बेटा ध्यान से सुनना, यहां पे 2 बार रिफ्रैक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बोलो बच्चे, यहां पे 2 बार रिफ्रैक्शन हो रहा है। एक बार जब लाइट रे एयर से वाटर पे जा रही है, और दूसरी बार रिफ्रैक्शन हो रहा है जब लाइट रे वाटर से एयर पे जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे सर, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ठीक है ना, और ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, ठीक है। तो बेटा अब हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं, रिफ्रैक्शन फर्स्ट व्हेन लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम एयर टू वाटर। तो बेटा अगर ऐसा हुआ तो क्या होने वाला है, ठीक है ना, बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ, क्या हुआ, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू, बेटा बात मत करो, अगर ये आ गया तो मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं म्यू ए डब्ल्यू, बोलो बच्चे लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना, ठीक। ये आ गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम दूसरे केस के लिए जाते हैं, सेकंड रिफ्रैक्शन। when light ray after reflection from mirror returns back from same path
तो उस केस में क्या होगा, जब ये लाइट रे यहाँ से जाएगी तो R इसका इंसिडेंस होगा ना, और I जो होगा वो रिफ्रैक्टेड होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बाय स्नेल्स लॉ क्या हो जाएगा, साइन R अपॉन साइन I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, W म्यू A। बोलो ये हो गया सेकेंड, हो गया नहीं हो गया, ठीक है ना, क्लियर है नहीं, बोलो बच्चे। अब हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई कर दो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को। तो क्या होगा, साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू साइन R अपॉन साइन I कैन बी रिटन एज A म्यू W, W म्यू A, R से R, I से I, ठीक है ना। 1 इज इक्वल टू A म्यू W इंटू W म्यू A। अब इसको नीचे ला सकते हो, तो हम लोग लिख सकते हैं A म्यू W कैन बी रिटन एज ये, बोलो बात समझ में आई नहीं आई। इसका ऐसा करा क्यों हम लोगों ने, ठीक है ना, इसलिए किया बेटा कि जैसे आपको ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर तो पता होता है, सॉरी ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, सपोज आप सबको पता है कि सर ये हमको पता है, ये पता है कि 1.5 या 3/2 होता है। तो किसी ने कहा कि एयर का विद रिस्पेक्ट टू ग्लास कितना होगा, तो वो निकालने के लिए क्या करना है, अगर आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो बेटा आप क्या करो, सीधे सीधे आप यहाँ पे ये लिख सकते हो, ये देखो इनका फर्क समझना है ना। तो ये बात हमको पता है, ये नहीं पता थी, एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास नहीं पता, लेकिन ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर तो पता है। तो सीधे सीधे इसकी वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा। नहीं समझ में आया, कितने लोग नहीं आया, कितने लोगों को आ गया, स्नेल्स लॉ का प्रूफ, हाँ मिल जाएगा, मिलेगा, प्रूफ दिलाएंगे स्नेल्स लॉ। चलो ये हो गया, ओके बेटा, प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं, लिखो बेटा, रिफ्रैक्शन थ्रू मल्टीपल, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे पहले इसको देख लेते हैं। रिफ्रैक्शन थ्रू स्लैब कर लेते हैं, ठीक है। पहले रिफ्रैक्शन थ्रू स्लैब, रिफ्रैक्शन थ्रू स्लैब, यार ये आवाज मत करो यार। रिफ्रैक्शन थ्रू स्लैब, रिफ्रैक्शन थ्रू स्लैब, ठीक है बेटा। अब जरा ध्यान से सुनना लड़के, अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एक कोई स्लैब लेने वाले हैं, ठीक है, एक कोई हम लोग ग्लास की स्लैब लेने वाले हैं। भाई बात नहीं, और इसकी थिकनेस हम लोग रखते हैं कितनी, टी थिकनेस है। और यहाँ पे जब लाइट रे पास होगी, सपोज पहले यहाँ पे लाइट रे आ रही थी, ये लाइट रे आई और रिफ्रैक्ट होकर के ऐसे चली गई, ध्यान से सुनना। तो और फिर यहाँ पे क्या होगा, इसी लाइट के पैरेलल ही जाएगी, ठीक है ना, ठीक है। ऐसा क्यों होगा ये भी हम बताएंगे, ठीक है। क्या हो रहा है, यहाँ पे एयर है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, म्यू ए होगा, म्यू ग्लास होगा और म्यू ए फिर से हो जाएगा, ठीक है। 2 बार रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो एक बार रिफ्रैक्शन जब हुआ बेटा, बात नहीं, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस आई हुआ, यहाँ पे एंगल ऑफ, भाई ये इधर, यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर हुआ, ये जस्ट एंगल देखो, ये भी आर हो जाएगा, और यहाँ पे एंगल भी आई हो जाएगा।
आपको ये बात याद रखना है, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम तो उस पे बनने वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इस चीज़ को भी हम लोग प्रूफ भी कर देंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, जैसे यहाँ लाइट रे जा रही है सर, ये देखो ये लाइट रे गई बेटा यहाँ पे और यहाँ पे, दो जगह रिफ्रैक्शन हो रहा है, इसको हम लोग नाम देते हैं 1, ये दे देते हैं 2, ठीक। अब हम लोग यहाँ पे काम करते हैं कि स्नेल्स लॉ, अब यहाँ पे हम लोग प्रूफ क्या करना है, हम लोगों को एक लेटरल डिस्प्लेसमेंट है कि सर whenever any light ray passes from the first surface of the glass and इमर्जेंट रे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इमर्जेंट रे बोलेंगे। क्यों? क्योंकि लाइट रे इस सरफेस से क्या हो रही है, निकलते हुए बाहर जा रही है, इमर्जिंग रे है, तो इसको इमर्जेंट रे बोलेंगे, ठीक है। तो अब बेटा ध्यान से सुनना, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, जब लाइट रे यहाँ से आ रही थी, एक्चुअलिटी में उसको यहाँ से पास होना चाहिए था, बट लाइट रे यहाँ से ऐसे जा रही है, तो ये क्या हो गया, ये एक लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो गया, और ये डिस्प्लेसमेंट हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हम अगर कैलकुलेट करना है तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एक ट्रायंगल अपने मन से बनाएंगे। ये यहाँ पे इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना, परपेंडिकुलर हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया। अगर यहाँ पे ध्यान से सुनना बच्चे, बेटा अगर ये आर है, ये पूरा एंगल आई होना चाहिए था, तो क्या ये एंगल को मैं आई माइनस आर लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना, ठीक है। ऐसे नाम दे देते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ए बी ओ ट्रायंगल नाम दे दिया, ठीक है, क्लियर है। अब हमको ये डिस्टेंस चाहिए, तो कैसे करेंगे जरा ध्यान से सुनना। लेटरल डिस्प्लेसमेंट हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो कैसे करेंगे, रिफ्रैक्शन थ्रू पॉइंट ए, जब यहाँ साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू जी बाई म्यू ए। अब अगर ये एयर है तो इसकी वैल्यू को मैं 1 लिख सकता हूँ, इसको म्यू जी लिख लिया, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है बेटा। अब जब यहाँ पे ये बात आ गई, ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। हमको कैलकुलेट करना है ये x, हमको देखो क्या है, अगर म्यू दे दिया है और इंसिडेंस एंगल आई दे दिया है तो r हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, बोलो बेटा कर सकते हैं ना। अब अगर r कैलकुलेट हो जाएगा तो हम लोग ये ए बी साइड को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्यों बेटा, क्योंकि देखो सर ये हमको t गिवन है, ये हमको एंगल r गिवन है, तो क्या इससे हमको ये साइड कैलकुलेट हो जाएगी, बोलो यार, नहीं समझ पा रहे हो, क्लियर है ना। क्योंकि कैसे, देखो आई हमको गिवन है, म्यू गिवन है, तो साइन आई बाई साइन आर से हम लोग क्या हो जाएगा, ये आर निकल आएगा, आ जाएगा। और जब ये आर निकल आया और ये टी थिकनेस गिवन है, तो टी और ये हमको निकालना है, तो यहाँ से हम लोग ये साइड निकाल लेंगे, और जब ये साइड पता है, ये एंगल पता है, तो हम लोगों को ये नहीं निकल आएगा, आ जाएगा ना। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, स्नेल्स लॉ तो लगा दिया, बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर, ठीक है ना। नाउ कौन से ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, कंसीडर ट्रायंगल ए बी एम, ठीक है। अब अगर ए बी एम ट्रायंगल को मैं यहाँ ऐसे बना लेता हूँ तो हमारे लिए थोड़ा आसानी हो जाती है। ए है परपेंडिकुलर यहाँ पे एम पे है, और ये है वैल्यू बी पे। साइड कौन सी गिवन है, ए एम हमको गिवन है कितना, टी, और ये एंगल है आर, चाहिए कौन सा हमको, ए बी चाहिए, ये वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। तो अब जरा देखो ध्यान से, ये टी है, ये आर है, और हमको ये चाहिए, cos थीटा इज इक्वल टू होता है ना बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो क्या हम लोग यहाँ पे cos r की वैल्यू लिख सकते हैं, cos r इज इक्वल टू ए एम अपॉन ए बी, बोलो बच्चे लिख देंगे ना। तो ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए एम अपॉन cos r, कैन बी राइट हेयर t अपॉन cos r, सो t इंटू sec r, नहीं आया। ए एम की वैल्यू पता चल गई, बोलो बच्चे, ए बी की वैल्यू, सॉरी है, अभी ए बी की वैल्यू पता चली है, ठीक है ना।
ए बी की वैल्यू पता चली है, हमको ओ बी चाहिए, ठीक है। तो नाउ कंसीडर ट्रायंगल, नाउ कंसीडर ट्रायंगल ए ओ बी, ठीक है। तो हम लोग इसको बना लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, अब जरा देखो हमें क्या देखना है, हमें ओ पे परपेंडिकुलर है, ओ पे परपेंडिकुलर, ए पे एंगल की मैंने कितना आई माइनस आर, और यहाँ पे हमसे कोई मतलब नहीं, ये पॉइंट बी है, ठीक है, ये हो जाएगा। और हमको चाहिए क्या, ए ओ बी की वैल्यू चाहिए जो कि एक्स है, और ए बी हमको गिवन है, ठीक है बेटा। तो कैन वी राइट हेयर साइन आई माइनस आर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन ओ बी अपॉन ए बी। तो यहाँ से आ जाएगा साइन आई माइनस आर इज इक्वल टू ओ बी की वैल्यू है एक्स, ए बी की वैल्यू कितनी टी सेक आर, ठीक है बेटा, क्लियर है। तो हम लोगों को एक्स अगर चाहिए तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, टी सेक आर साइन आई माइनस आर। इसको और सिंप्लीफाई करना चाहें, टी अपॉन कॉस आर, साइन आई को एक्सप्लेन साइन आई कॉस आर माइनस साइन आर, बोलो ये हो जाएगा ना, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए। अब हम लोग कॉस आर को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, टी कॉस आर के अंदर मल्टीप्लाई करोगे साइन आई माइनस कॉस आई अपॉन, अच्छा कॉस यहाँ पे है तो साइन टेन आर, ये आएगा क्या, देखो तो एक काम करते हैं, अभी हम लोग अभी इसको टेन आर में कन्वर्ट नहीं करते, ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं सर हमें इस क्वेश्चन में गिवन क्या रहेगा, म्यू और इंसिडेंस एंगल, आर को भी हमें एलिमिनेट करना है सर। तो आर को अगर एलिमिनेट करना है तो यहाँ पे कॉस आई और ये है साइन आर अपॉन कॉस आर, ठीक है। तो साइन आर को तो हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। थोड़ा सा लेंदी हो गया है, मैथमेटिक्स है तो ध्यान से सुनना, यहाँ तक कर लो फिर आगे मैं बताता हूँ कैसे किया, एक बार रिवाइज करा देता हूँ, बाद में दिक्कत ना हो, ठीक है। देख लो एक बार फिर से, सर इंसिडेंस एंगल आई जा रही थी, रिफ्रैक्शन हुआ और फिर उसके बाद फिर रिफ्रैक्शन हुआ, तो लाइट रे ओरिजिनली यहाँ से जा रही थी, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हुआ, तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो ये एक्स है ये हमको कैलकुलेट करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे सर, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू, ये तो हम लोग स्नेल्स लॉ लगा ही देंगे, ठीक है। दोबारा क्या करेंगे, यहाँ से लाइन को परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दो ट्रायंगल बन गए, यहाँ से टी थिकनेस गिवन है, ये आर है, तो हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, बेस हमको पता है, हाइपोटेनस चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ से हमको ए बी की वैल्यू मिल जाएगी जो कि ये होगी। अब इसकी हेल्प से और इन एंगल की हेल्प से हमको ओ बी की वैल्यू निकालना है, तो इस ट्रायंगल को हम लोगों ने यहाँ पे कंसिडर किया, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये देखो परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस हमको यहाँ पे है, ठीक है, ये ए बी पता है, ये एक्स निकालना है, तो साइन एंगल इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस की वैल्यू टी सेक आर रख दिया। यहाँ से जैसे ही आया साइन को हम लोगों ने एक्सपेंड कर दिया, साइन ए कॉस, साइन ए माइनस बी से, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है, बात वही है, क्लियर है। अब जब यहाँ पे हुआ तो सर अब हम लोग क्या करेंगे, सर हमको क्या चाहिए, कॉस मतलब आर वाले टर्म को रिप्लेस करना है। क्यों रिप्लेस करना है सर, हमको गिवन क्या होगा, इंसिडेंस रे, इंसिडेंस एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो कॉस को अगर एलिमिनेट करना है तो हम तो पहले डिवाइड कर देंगे, जैसे ही करेंगे तो यहाँ तो साइन आई बचा, ये तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, कॉस आई है ये भी क्लियर है। बात आती है साइन आर और कॉस आर की। साइन आर को भी रिप्लेस कर सकते हैं बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू, तो साइन आर इधर साइन आई बाई म्यू आ जाएगा ना बच्चे। तो क्या करोगे, यहाँ पे जब इसको रिप्लेस करेंगे, उसको हम करते हैं, पहले इतना नोट कर लो फिर आगे बढ़ेंगे, नोट करो जल्दी से। अब इसके आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ पे जब इसके आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, फिगर हटा दे रहा हूं मैं,
देखो अब हम लोग यहाँ से रिप्लेस करेंगे, ठीक है ना। क्या करते हैं, साइन आर को रिप्लेस करते हैं पहले। ओए लड़के, साइन आर को रिप्लेस करेंगे तो x इज इक्वल टू टी साइन आई माइनस कॉस आई अपॉन कॉस आर इंटू, अब यहाँ से कैसे रिप्लेस होगा, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू होता है, तो साइन आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन आई अपॉन म्यू, ठीक है। इसकी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, साइन आई अपॉन म्यू। क्लियर है, आ रही बात समझ में। अब जब ये बात समझ में आए, कॉस आर को कैसे रिप्लेस करेंगे, तो सर आपने ही फॉर्मूला बताया था, साइन स्क्वायर आर प्लस कॉस स्क्वायर आर इज इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर आर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर आर, कॉस आर इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर। बोलो आ जाएगा बच्चे, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनना, थोड़ा वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो गलती होने के चांसेस हो जाते हैं लोगों के। साइन आई माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस आई साइन आई म्यू इंटू, ए भाई बात नहीं यार, कर सकते हो लेकिन यहाँ पे साइन स्क्वायर आई बाई म्यू स्क्वायर, देखो ये हुआ ना। अब हम लोग क्या करेंगे, ओए यहाँ पे थोड़ी ना था अभी म्यू तो यहाँ पे था, इसीलिए कह रहा हूँ शांत हो जाओ। जब यहाँ से म्यू इधर मल्टीप्लाई जाएगा तो नीचे वाला म्यू बाहर आ जाएगा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, टी साइन आई कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस कॉस आई अपॉन रूट म्यू स्क्वायर माइनस, क्यों, क्योंकि ये म्यू बाहर आएगा ना, ये देखो, तो अब यहाँ से ये पूरा यहाँ से जा सकता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हालांकि ये डेरिवेशन मैंने बार बार बोला है कि कहीं आना नहीं है, लेकिन फिर भी आपके बुक में गिवन है, कहोगे ये डेरिवेशन छुड़वा दिया, बड़ा था लगता है इसलिए छुड़वा दिया, तो ये कहने का मौका ना मिले तुम्हें। यहाँ के बाद वहाँ पे हम लोग गए हैं, ये वैल्यूज़ को रिप्लेस किया है हमने, वो आने की बंद है, चल रहा है, ठीक है, कर लो इसको जल्दी से। ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेशन हो गया। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, बाकी हम लोग नेक्स्ट टर्न पे करेंगे।